सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग यार। तो वेलकम टू MBS ग्रुप ऑफ एजुकेशन। MBS ग्रुप ऑफ एजुकेशन आप लोग के लिए लेकर के आया है चैनल नीट बस। भाई बस यार, नीट बस ये एक चैनल है जिस पर हम लोग इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड डालेंगे टू पावर योर नीट प्रिपरेशन गाइस। तो यार आज की हमारी पहली वीडियो। और भाई देखो सुनो, नीट का टाइम पास आ रहा है, 4 मई का आपका पेपर है। और गाइस 4 मई का पेपर तो क्या हुआ, फोड़ेंगे तो हम लोग ही। और फोड़ने के लिए चाहिए भाई कुछ नहीं, बस केवल नीट बस की वीडियो देखो। आज के दिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा नीट के लिए, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग नीट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस, चलो आओ चलते हैं। तो गाइस चालू करते थे, सबसे जो आसान टॉपिक होता है ना मेरी नज़र में, वो है भाई ECG। अगर यार क्वेश्चन आ गया तो मतलब ये समझो फ्री फोकट के नंबर है। क्योंकि यार यहाँ पर या तो एक वो मैचिंग बनती है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि यार आप बताओ लीड्स को कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यार आपको मालूम होना चाहिए टोटल 3 लीड्स हैं। और जो 3 लीड्स हैं उनमें से जो 2 लीड्स होती हैं वो हम लोग रिस्ट पर कनेक्ट करते हैं। और जो एक लीड होती है भाई उसे हम लोग कहाँ कनेक्ट कर देते हैं बताओ जरा। लेफ्ट एंकल पर कनेक्ट कर देते हैं। वो लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेफ्ट एंकल पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो अगला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि यार हमारे को मालूम है कि ये यहाँ पर एक P वेव मिलती है, एक QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है, और फिर एक T वेव मिलती है। ये P है, ये Q है, ये R, ये S, ये T, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो P वेव है ना गाइस, ये P वेव ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है एट्रियल एक्साइटेशन को, कि भाई हाँ एट्रिया के एक्साइटेशन के सिग्नल जा चुके हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन। QRS कॉम्प्लेक्स ये हमें बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के ऊपर गाइस। ये हमें बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के ऊपर ये हमारे को ज्ञान वर्धन करता है, डीपोलराइजेशन, समझ रहे हैं। और जो T वेव है ये तो छुटकू सी है, ये तो यहाँ बीच में छुपके बैठी है। ये क्या बताती है हमारे को, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताती है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, यार आप लोगों को मालूम होगा रीपोलराइजेशन, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा नीट 2024 में, नीट 2024 में आपको मालूम होगा मेजर क्वेश्चंस कैसे थे, मैचिंग बेस्ड लेंदी थे थोड़े से। MCQs कैसे थे, मैचिंग थे, मैच द कॉलम, MATCH मैच वाले क्वेश्चन थे। और आपको मालूम होगा थोड़े से जो पेपर को क्या कर रहे थे, वो लेंदी कर रहे थे। पर अब आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो एक MCQ था जो आपका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ना बड़ा क्वेश्चन था, P वेव QRS T वेव वाला, ये तो मैंने आपको यहीं पर ही ख़त्म करा दिया। और आपको इतना बता रहा हूँ मैचिंग आ जाएगी भाई, तुम सही बता रहा हूँ, मतलब एकदम फोड़ करके आओगे। और मैं जितना बता दे रहा हूँ भाई उतना पढ़ जाना यार। चीज़ें ना आपको पता है इतनी सॉर्ट आउट लैंग्वेज यार, क्या ही मतलब सर ने बताया, ठीक है। और मतलब एक आसान क्वेश्चन भी है। अब तुम जैसे कि पेपर उठा करके देखो, नीट 2023 का देखो क्वेश्चन। नीट 2023 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोग देखोगे ना तो यही सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो यार अब जो यही सेम चीज़ क्वेश्चन आया, अब उसमें बोला कि P वेव बताओ भाई, वही मैचिंग है, वही मैचिंग है। नीट 2023 का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ऐसे लगा है P वेव है, Q वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है, और T वेव है, ठीक है। अब यार आप लोग बोलोगे सर Q के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं, P के बारे में तो खैर मैं मालूम, बताओ जरा क्या होगा। एट्रियल डीपोलराइजेशन, इनकी डीपोलराइजेशन होता है एट्रिया होगा, बहुत बढ़िया, एट्रियल डीपोलराइजेशन। अब बताओ क्यू वेव चलो सर हम जानते नहीं, छोड़ो, QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में बताएंगे। QRS कॉम्प्लेक्स में बताता है डीपोलराइजेशन होता है वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में मैं बताता है। हमें दिमाग ही नहीं लगाना, हमको आपको मतलब जितना मैंने बता दिया उतना सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट है। T वेव क्या बताएगा, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में। अभी जब 3 मिल गए तो चौथा वाला तो अपने आप ही मिल जाएगा मैचिंग में, पर तभी मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत है। बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल, बिगिनिंग ऑफ एट्रियल सिस्टोल के बारे में बताता है। बिगिनिंग ऑफ एट्रियल, वो सॉरी एट्रियल सिस्टोल बोलो, सॉरी डोंट माइंड माय वर्ड्स, वेंट्रिकुलर सिस्टोल सॉरी गाइस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या रहता था। नोट्स आप लोग इजीली मतलब मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग
ये जो नोट्स हैं ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ईसीजी वगैरह हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो ये ईसीजी के अंदर क्या ही पूछेगा, ये दो चीज़ पूछेगा, बोलो कर लोगे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और यार बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, कई बार आए प्रीवियस ईयर में। यार देखो सुनो, मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आपको है ना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर काम करना है। और स्ट्रेटेजी मतलब स्ट्रेटेजी भी इतनी यार इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपको केवल क्या करना है भाई, अगर आज हमारे को आसान क्वेश्चन सारे आते हैं तो भाई हम लोग काम चला लेंगे। PYQ सारे आते हैं, हमारा काम चल जाएगा। और एक चीज़ और चाहिए, और थोड़ा आसान आ गए, PYQ आ गए, प्लस एक बात और ध्यान रख लेना, कॉन्फिडेंस लो मत रखना, कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखना। बस यही है भैया, यही हैं चीज़ें जो कि आपको क्या कर लेंगी, एक बार में नीट के अंदर सिलेक्शन करा देंगे। भाई मेरा ही फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है गाइस, तो मुझे मालूम है। मैं आसान क्वेश्चंस पर ध्यान देता था, PYQs पर ध्यान देता था, कॉन्फिडेंस को अपना हाई रखा था। और भाई आसान क्वेश्चन में मैं करता था NCERT बेस्ड क्वेश्चन। NCERT पर विशेष ध्यान देना है भैया। बायो के अंदर NCERT अगर आपकी पक्की है तो भाई मतलब दोनों का काम आधे से ज़्यादा बन जाएगा। यार सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट था मेरा, मतलब मैं आपको बताऊँ, केमिस्ट्री था मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, क्योंकि मैं उसमें भी NCERT करता था। भाई आसान PYQ, कॉन्फिडेंस हाई, खत्म बस भाई, इतनी सी चीज़। चलो यार अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्डिक साइकिल है। यार कार्डिक साइकिल से कभी भी कोई मैचिंग वाला क्वेश्चन कम बनते हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा कि बन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर एक काम करते ना सर कि कुछ ऐसी चीज़ लो जिससे कि थोड़ा सा मतलब हमारे को ये बात मालूम पड़ जाए कि कार्डिक साइकिल से किस तरह के क्वेश्चन बनता है। तो यार देखो सुनो, मैं आपको बता दूँ, कार्डियक साइकिल से जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं उनका जो पैटर्न रहता है बनने का, वो क्या रहता है कि यार जैसे कि वॉल्व से क्वेश्चन बन जाएंगे, वॉल्व से, ठीक है ना। आप लोगों को मेन चीज़ों को टारगेट करना है। जैसे कि अगर आप लोग एक क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, नीट 2022 का एक क्वेश्चन देखो, नीट 2022 का एक क्वेश्चन है, उसके अंदर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आप लोग है ना, देखो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं ला रहा क्योंकि यहाँ पर आपको छोटे छोटे में कॉन्सेप्ट समझाने हैं। ये PYQs है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, और फिर बाद में, ठीक है ना, आप चिंता मत करो, बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा कुछ क्वेश्चंस है ना, उनके आंसर साथ में लिखूंगा, चिंता मत करो। फिलहाल अभी ये देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये क्वेश्चन है। अगर यार देखो आप लोग है ना अपनी किताब लेकर के बैठो साथ में, भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ PYQs की, आपको PYQ इतने बढ़िया करा दूंगा ना मैं, एक और मैं ऐसे ही बता रहा हूँ भाई, चीज़ों को पकड़ना आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। बोल रहे कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन इसीलिए होती हैं क्योंकि जो एट्रियल सिस्टोल के दौरान जो ब्लड होता है वो प्रेशर लगाता है इन पर, ऐसे करके कुछ बातें चल रही। चलो ठीक है, मतलब यार ये तो होता ही है। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। अरे यार मतलब कि जो ब्लड है क्या वो फ्रीली जाता है एट्रिया से वेंट्रिकल में ड्यूरिंग द, हाँ यार ब्लड जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर तो पैसिवली फ्लो करता है। ओके नेक्स्ट। अच्छा एक सेकंड जाओ यार, आप लोगों ने एक चीज़ सोची कि यार ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व तो ऑलरेडी ओपन थी एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर, समझ रहे हो। तो यार ये ओपन उसकी वजह से थोड़े ना हुई है, खुद सोचो। एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व थी वो क्या थी, खुद ही ओपन थी। चलो मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ मैं, चलो ऑप्शन को चौथा ऑप्शन, ठीक है। देखो सुनो, ट्राइकस्पिड में छोटे छोटे में लिखूँगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है ना, वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। किसकी वजह से, एट्रियल सिस्टोल की वजह से। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है सर, ये तो हम पहले से जानते हैं कि एट्रियल सिस्टोल तो कोई कारण ही नहीं है। एट्रियल सिस्टोल की वजह से जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो जाता है नीचे। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर ये लिख रहा है कि एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है, क्या है, एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है वो कैसे जा रहा है, फ्रीली जा रहा है। अच्छा चलो तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ द सेमिनल वॉल। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसे वेंट्रिकुलर जो प्रेशर है, मेरी बात समझना आप, अब वेंट्रिकुलर प्रेशर जानते ही हो, तो जैसे ही वो इंक्रीज होता है उसकी वजह से क्या होगा, सेमी ल्यूनर जो वॉल्व्स होती हैं आपकी, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आई थिंक आप लोग जानते होंगे। सेमी ल्यूनर जो वॉल्व्स होती हैं वो क्या हो जाती है, क्लोज, समझ रहे हैं। तो यार ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है, ये तो उल्टी गंगा बहा रहा है। अबे सेमी ल्यूनर वॉल्व
वेंट्रिकुलर प्रेशर की वजह से ओपन होती है, ना कि क्लोज होती है, तो गलत हो गया यार। नेक्स्ट, द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ए वी नोड, यार ये तो खैर हमारा अगला टॉपिक होगा, खैर पता भी देख लो। वेंट्रिकुलर जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल, अरे यार यहाँ पे ऐसे नोड का काम था, ए वी नोड कब से करने लग गया? जब ऐसे नोड खराब हो जाता है तब करता है ए वी नोड, पर ये यहाँ पर तो कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हुआ सर। तो अभी क्या मानेंगे कि क्वेश्चन जो भी लिखा हुआ है ए वी नोड वाला, ये वाला पॉइंट भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा हमारा आंसर। इतना सिंपल सा गाइस क्वेश्चन था, देख लो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपको कार्डिक साइकिल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर वो आपको वेल्स वगैरह के नाम पर कंफ्यूज करता है। तो यार सीधी बात है, आप लोग वेल्स की ओपनिंग समझ लो, वेल्स की क्लोजिंग समझ लो। कार्डिक साइकिल के अंदर एंड टाइम पर आपको मालूम होना चाहिए कि वेल्स की ओपनिंग कब होगी। चलो ठीक है यार, ये वाली बात हम समझ लेंगे। और वेल्स की क्लोजिंग कब होगी, चलो ठीक है जी। अब यार वेल्स ही आपके एक तरीके के हो तो दो तरीके के? यार मैंने तो सुना है दो तरीके के वॉल्स होते हैं आपका। एक होता है एवी वॉल, सॉरी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व होता है एक आपका, और एक आपका होता है कौन सा वॉल्व बताओ? सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं गाइस, बहुत बढ़िया सेमी ल्यूनार वॉल्व होते हैं एक आपके, बहुत शानदार गाइस। जो यार आपका एवी वॉल्व होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, वो दो तरीके के होते हैं, बाइकस्प, ट्राइकस्प, यही होता है क्या? और इसमें कुछ कस्प का लोचा ही नहीं। अब एक चीज़ समझना, जब भी हम लोग बात करेंगे एट्रिकुलर सिस्टोल की, तो वही वाला पॉइंट ले लेते हैं। क्या एट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम में बाइकस्पुलर और ट्राइकस्पुलर का कोई रोल है? कोई रोल नहीं है सर यहाँ पर, तो एट्रियल सिस्टोल का बाइकस्पुलर। पर एक चीज़ समझना, जब भी एट्रिकुलर डायस्टोल चल रहा होता है, एट्रियल डायस्टोल, मतलब कि एट्रियल डायस्टोल के फेज में है, और जो वेंट्रिकल है, ठीक है, वो डायस्टोल को इनिशिएट कर रहा है, क्या उस टाइम पर कुछ रोल है? क्या है सर, है। क्या रोल है? ओपनिंग का, ओपनिंग का। अच्छा, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की जगह अगर हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर दें कि यार जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जा रहा है, तो बैक फ्लो को बचाने के लिए क्या रोल है? क्लोजिंग का। बोलो है या नहीं है? अब मुझे इधर बता दो, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से यहाँ पर क्या असर पड़ेगा? अरे भाई साहब क्या बात है, आप लोग तो काफ़ी इंटेलिजेंट, ओपन हो जाएंगे और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जैसे इनिशिएट होगा, भाई क्या होगा? प्रेशर जो होगा वो क्या होने लगेगा वहाँ पर हार्ट के चेम्बर में, वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। और जैसे ही चेम्बर के अंदर जो आपका वो होगा, प्रेशर कम होने लगेगा, वैसे ही क्या होगा? आपका जो ब्लड है वो बैक फ्लो करना चाहेगा, और सेमिनल वल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे गाइस। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? आवाज़ किसकी वजह से आती है? क्लोजिंग की वजह से आती है, ध्यान रख लेना ये वाली बात को भी। अब यार कमेंट में बताओगे, या फिर मैं सबसे एंड में बताऊंगा कि लब और डब साउंड जो होती हैं वो कौन कौन से वॉल्व की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं, क्योंकि गाइस आपका पेपर है, आपको इतना तो मालूम होगा ही, ये वाली बात तो मैं आपको जान गया हूँ। ठीक है गाइस, एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, किस तरीके का और क्वेश्चन आता है बताओ? चलो ठीक है, आओ सर एक आध अच्छा क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आपका मदद करेगा। ठीक है, चलो आओ जाओ। ओके, तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। कोई अच्छा सा क्वेश्चन दिख जाए। ओके, आप लोगों को एक चीज़ मालूम होगी कि ये देखो, एक अच्छा ही क्वेश्चन करते हैं, आसान सा नहीं करेंगे, डिफ़िकल्ट सा करेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा करें। चलो ठीक है, डिफ़िकल्ट से ही कराते हैं आपको। एक सेकंड, ये वाला क्वेश्चन का, हाँ ये वाला तो खैर मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ। चलो आप लोग बताना, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल, क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ओपनिंग ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल, या ओपनिंग ऑफ द यूस्टेचियन वॉल। ठीक है गाइस, तो यार ये तो यार आप लोग कमेंट करोगे इस वाले क्वेश्चन का आंसर, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी आपको। ठीक है, चलो ओके। अब यार यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखो सुनो, एक और क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन और बताते हैं हम आपको, जैसे कि ओके, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट कार्डिक आउटपुट। ठीक है, अब यार कार्डिक आउटपुट क्या है, थोड़ा सा पहले समझ ले फिर बताते हैं आपको कौन सा गलत या इनकरेक्ट आप लोग निकालना सीखो। वैसे तो आप लोगों को आता होगा कार्डिक आउटपुट, तो यार जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बताते चले जाओ ना कि कार्डिक आउटपुट क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, यानी कि एक मिनट में भैया, 1 मिनट में
हार्ट नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोले हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल भी छोड़ो, वैसे तो एनसीईआरटी क्या लिखती है, ईच वेंट्रिकल स्टोन, ईच वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल, फोकस, ईच वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप कर दिया भैया, इसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, कार्डिक आउटपुट बोलेंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ब्लड पंप पर कितने में, एक कार्डिक साइकिल में, समझ में आ रहा है। अरे भाई क्या बात है, टॉप एमसीक्यूज करा रहा हूँ भाई, टॉप चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ते हैं यार क्वेश्चन। अच्छा, इसकी जो एवरेज वैल्यू है क्या वो आप मुझे बता सकते हैं। अरे छोड़ो सर, हम क्यों बताएंगे, हम क्यों इतना लोड लेंगे, हम देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर। तो बस चलते हैं एनसीईआरटी के अंदर और यार ढूंढ के आते हैं, क्या क्या ढूंढ के आना सर, यार एग्जैक्ट वैल्यू किसकी, कार्डिक आउटपुट की, ठीक है। तो चलो आओ, तो यार यहाँ पर देखो आप लोग, ये वाली लाइन्स को थोड़ा फोकस करें। ओके, ड्यूरिंग cardiac cycle, each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood, which is called as the stroke volume. And therefore, the stroke volume multiplied by the heart rate. Heart rate का है ये नहीं, the heart beats is 72 beats per minute. That many times the cardiac cycle is performed in 1 minute. और each cardiac cycle का ड्यूरेशन भी यहाँ पर ध्यान रखना 0.8 seconds, ठीक है। तो कितना आ रहा है निकल करके, 5000 ml यानी कि 5 लीटर्स, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट कितना है, क्या एक हेल्दी इंडिविजुअल का है, क्या एक हेल्दी इंडिविजुअल का, सॉरी, क्या एक हेल्दी इंडिविजुअल का है, क्या हम इसे अल्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयर बाय द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि एनसीईआरटी के एग्जांपल वो एथलीट का लेते हैं तो आप लोग एथलीट का, पर जब आप एमबीबीएस में आओगे तो चीज़ें काफ़ी अलग हो जाएंगी और आपको अलग अलग तरीके से जो होता है ना वेरिएशन वो देखने के लिए मिलेगा। यार मैं आपको हार्ट साउंड क्या बता रहा था, चलो यहीं पर ही बता देता हूँ। द फर्स्ट साउंड साउंड लव इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द, अरे यार आप लोग सही थे, एवी वॉल्व, एंड द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमिलिनर वॉल्व। और ये जो हार्ट साउंड्स होती है ना गाइस, ये किसके लिए होती है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के लिए होती हैं, ये वाली बात भी आपको याद रख लेनी है। और फिलहाल जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अभी मिला है यहाँ से, वो क्या है यार, ये कितनी वैल्यू होती है इसकी, 5000 ml या फिर 5 लीटर, कभी कोई क्वेश्चन में 5 लीटर भी लिखा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम देखें क्या क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि विच इन्फॉर्मेशन इज़ इनकरेक्ट अबाउट कार्डिक आउटपुट। चलो यार यहीं पर कार्डिक आउटपुट है तो देख लेते हैं। तो देखो सुनो, सबसे पहला उसने जो ऑप्शन डाला हुआ है उसने डाला हुआ है इट्स एवरेज वैल्यू इज 5000 ml, यानी कि वो पहला ऑप्शन डाल के बैठा हुआ है 5000 ml उसकी एवरेज वैल्यू होती है। द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट गिव्स द कार्डिक आउटपुट। क्या है ये वाली बात तो एग्जैक्ट लिख दी है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द हार्ट रेट, ये तो मैंने अभी भी आपको बताई थी। अरे यार क्या बात है सर, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाई ईच वेंट्रिकल पर मिनट। यार ये वाली बात तो अभी जस्ट बताइए, ठीक है। तो यार ये तो एक डेफिनेशन टाइप हो गई उसकी बस, यानी कि अगला स्टेटमेंट गलत होगा। ओके, द बॉडी हैज़ नो एबिलिटी टू अल्टर कार्ड। अरे यार अभी भी बताया था आपको, एथलीट का एग्जांपल देकर के इतना अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था अभी भी, ठीक है। तो ये वाला एमसीक्यू बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए कि कार्डिक आउटपुट जो होता है एथलीट का उसे भी हम अल्टर कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ आप लोगों यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में यहाँ पर, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार यहाँ पर जो चीज़ लिख रही है वो किसके बारे में लिख रही है, वही जो हार्ट के जो प्रेशर वगैरह के बारे में होता है ना, उन सब चीज़ों के बारे में लिख रही है कि आखिर किस तरीके से बैक फ्लो वगैरह को रोके जाते हैं, ठीक है। ओके, देखो जैसे कि है ना ये वाली लाइन पढ़ो, तो द वेंट्रिकुलर नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या चल रही है, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द सेमिलिनर वॉल्व्स। क्यों क्लोज हो गई, क्योंकि जैसे ही देखो सुनो, जैसे कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, और जैसे ही आपका मान लो यहाँ पर प्रेशर गिरेगा तो यहाँ से जो एसोसिएटेड अभी आपकी आर्टरी थी, ठीक है, क्योंकि ये राइट है तो पल्मोनरी आर्टरी थी यहाँ से एसोसिएटेड आपकी, तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी है
इसमें क्या होगा, ब्लड जो होगा वो क्या करना चालू करेगा, बैक फ्लो करना चालू करेगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ का रास्ता बंद सील कर दिया जाता है, किसके द्वारा, वॉल्व्स के द्वारा। और उस वॉल्व का नाम क्या है, सेमिनल वॉल्व। तो यही तो लिख रहा है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल एज द ventricular pressure declines further the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was emptied into them by the veins। अब एक बात समझना सुनो, यहाँ पर जब मैंने आपसे एक बात बोली थी, यहाँ पर एक सेकंड रुको बस, ओके। तो यार यहाँ पर जब मैंने आपसे एक बात बोली थी, आप लोगों को ये वाली बात याद होगी, यहाँ पर जब वॉल्व्स के बारे में बात करी थी, तो यार आप लोगों को एक बात याद होगी कि यार यहाँ पर मैंने बोला था कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के इनिशिएट पॉइंट पर ही हम लोगों ने दोनों बातें लिख दी थी। पर असलियत में अगर आपसे बोले कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के इनिशिएट में दोनों ही ऑप्शन आ जाए, मान लो आपसे कि ओपनिंग ऑफ द वो आ जाए एवी वॉल्व और क्लोजिंग ऑफ द सेमिनल वॉल्व आ जाए, फिर किसको चुनोगे। तो जो इवेंट पहले हो रहा है, और अभी हमने एनसीईआरटी पढ़ी तो हमें मालूम पड़ता है कि सेमिलुनर वाला जो इवेंट है वो क्या हो रहा है, वो पहले हो रहा है कंपेरेटिवली टू द एवी वॉल्व। तो बेटर आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर कि सेमिनल वॉल्व की क्लोजिंग होती है। ठीक है गाइस, इतनी सिंपल सी चीज़ है कि आप लोगों को समझ में आ गई ये वाली बात। और क्या वो क्वेश्चन समझ में आ गया जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था। अरे यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं अपने ना, ताकि ना हमारा कार्डिक साइकिल के अंदर ना और कॉन्सेप्ट डीप हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल, कौन सी बात सही है कार्डिक साइकिल के दौरान। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। बहुत शानदार क्वेश्चन है गाइस। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैक्सिमम लोग क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं गाइस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपके लिए दोबारा ऑप्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आप लोग थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करना और देखना। ठीक है, देखो वॉल्यूम सेम करने की बात कर रहा है, कब किस केस में, कब करने की बात कर रहा है, पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल के केस में, ईच वेंट्रिकल के पंप के केस में। और ये ईच वेंट्रिकल के पंप को क्या बोलते हैं, अभी अभी जस्ट बताया था, स्ट्रोक वॉल्यूम। इनकी बोल रहा है कि स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों तरफ से क्या थी, सेम आती। अरे यार क्या बात है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट। अब यहाँ पर बस वॉल्यूम को डिफरेंट कर दिया और कुछ नहीं करा है, यानी कि वो बोलना चाह रहा है कि हर वेंट्रिकल जो पंप कर रही है स्ट्रोक वॉल्यूम वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अभी आपको जज करना है कि सही है नहीं, अभी मैं बताऊँगा आपको आंसर। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय द एट्रियम इज डिफरेंट, बोल रहा है कि जो वॉल्यूम रिसीव करी जा रही है एट्रियम के द्वारा, ठीक है, रिसीव बाय एट्रियम, वो क्या है, डिफरेंट होती है। एंड डी ऑप्शन ये लिख रहा है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय द aorta एंड द पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। ओके, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव्ड बाय द aorta एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। डिफरेंट बोल रहा है किसको, पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta की। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि आप लोगों को मालूम होगा कि ब्लड पंप्ड बाय द ईच वेंट्रिकल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि कहीं ना कहीं उसने स्ट्रोक वॉल्यूम को एक ही बार बोला है कि यार ये सेम ही होती है, ये क्या होती है, ये सेम ही होती है। यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम एक ऐसी चीज़ है जो दोनों के लिए क्या होगी गाइस, सेम होगी। यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है इतनी बात आपको। वहीं पर ही अगर हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन की, ये बोल रहा है डिफरेंट होगी तो गलत हो गया। वॉल्यूम इज डिफरेंट रिसीव, अरे अब कैसी बात कर रहे हो, वॉल्यूम तो सेम होनी चाहिए ना, जो एट्रियम रिसीव करेगा वो क्या होगी, वॉल्यूम सेम होगी। एनसीईआरटी ऐसा बोलती है तो ये भी गलत हो गया। अरे फिर वॉल्यूम डिफरेंट लिख दिया, पल्मोनरी आर्टरी और aorta में तो सेम ही वॉल्यूम जाएगी ना, अगर स्ट्रोक वॉल्यूम सेम है तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या जाएगा आपका, ए ऑप्शन जाएगा इसके अंदर आंसर, कि यही है जो कार्डिक साइकिल को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके आएंगे तो क्या आप लोग कर लेंगे, बोले। चलो एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है हार्ट के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहला ऑप्शन बोलना चाह रहा है कि सेमिलुनर वॉल्व जो होती है वो क्लोज रहती है, साहब सेमिलुनर वॉल्व क्लोज रहती है। ये कैसा फालतू
को ऑप्शन, चलो ठीक है, मैं क्या कुछ बोल नहीं रहा, अभी आप लोग के लिए आंसर करोगे। अबाउट 30% ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आउटा फ्रॉम वेंट्रिकल्स। 30% जो ब्लड होता है वो कहाँ डाल दिया जाता है? आउटा के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। ओके, सी ऑप्शन ये बोल रहा है कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो होती है ना वो बंद रह जाती है। अच्छा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड क्लोज है। अरे बहुत शानदार सर। चौथा ऑप्शन लग रहा है कि वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस, जो आपके वेंट्रिकल्स का जो प्रेशर है क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। यार मेरे को मालूम है, अगर आप एक सच्चे नीट एस्पिरेंट हो और आपने ढंग से पढ़ाई करी हो, क्लास में थोड़ा सा भी सुना है, तो आप लोग कहोगे यार ये बहुत गधा ऑप्शन है, इसको तो सबसे पहले पकाओ कि वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर। छी 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 30% ऑफ द ब्लड इनटू द आउटा। ये लाइन कहीं कहीं सुनी सी लगती है कईयों को, पर याद नहीं आती। भाई ये तुमने एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर सुनी थी, तुमसे बोला क्या है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो ये भी गलत हो गया। अब यार तुम्हें मालूम है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा मालूम है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर कौन सी चीज़ क्लोज होगी? सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होंगी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड? अरे यार इतना आसान सा क्वेश्चन है, वो तो खुलेंगी, ये क्लोज नहीं, ये ओपन होगी, ठीक है गाइस। तो यार सोचो, इतने आसान क्वेश्चन अगर यहाँ से आएंगे तो क्या ही होगा। तो यार एक बार है ना कार्डियक साइकिल के सारे इवेंट्स मुझे यार एक बार क्लब करा दो कि हाँ किस किस तरीके से चल रहे हैं, किस किस तरीके से चल रहे हैं। अगर आपसे पूछ लूँ तो एट्रियल सिस्टोल से चालू करूँगा सर, मैं एट्रियल सिस्टोल से चालू करूँगा, मैं एट्रियल सिस्टोल के बाद जाऊँगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के ऊपर, फिर वहाँ से मैं जाऊँगा जॉइंट डायस्टोल के ऊपर। क्या तीसरी बात समझ में आई? तो इसी बात पर बोलो क्या कि यार कार्डिक साइकिल के अंदर से अब कोई माइका लाल आ जाए, नीट के अंदर हम ढंग से पढ़ाई करके आए हुए हैं, हमने अच्छे क्वेश्चन करे हैं, हमने बढ़िया क्वेश्चन करे गाइस। और सही बता रहा हूँ यार, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। ओके, एक आध और करोगे क्या? ओके चलो मैं करा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन है ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, बताओ जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर क्या होगा? ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन। यार जॉइंट डायस्टोल है। अब यार देखो सुनो, अब यार हम छोड़ो, मान लो आप लोग सुन रहे हो, केवल बस आप लोग को ध्यान से सुनना है। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर ये बोल रहा है कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्या होती है? ओपन होती है। ऑब्वियसली यार ये तो सही बात है। सेमिलुनर वॉल्व्स आर क्लोज, अरे बिल्कुल सही बात है, सेमिलुनर वॉल्व तो कब ओपन? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर। तो इतना ही पढ़ करके तुम ऑल ऑफ दीज तो लगा दोगे, बट तीसरा ही सुन लो, ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन द रिलैक्स स्टेट। बोलो 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 मेरे भाई, क्या ये सही है? बिल्कुल सर, ये तो सही है। तो चलो यार, अब हम लोग जॉइंट डायस्टोल के बाद चालू करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स को। यार ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। अब यार क्या क्वेश्चन बन सकता है यार? यहाँ से ना ब्लड वेसल के अंदर से मैचिंग बन जाती है, और मैचिंग तो भाई नीट 2024 की फेवरेट रही है। और ये वाली बात आप देखो, सुनो 2022 क्या आया था, क्वेश्चन कैसे थे थोड़े से यार, मतलब स्टेटमेंट वाले थे नहीं थे। 2023 में उनको अपग्रेड करके स्टेटमेंट वाला ही रहने दिया। 2024 के बच्चे ही सोच के तैयारी करके गए कि स्टेटमेंट वाले ही लेंगे, तो वहाँ स्टेटमेंट तो थे पर थोड़े से कम करे, पर मैचिंग बढ़ा दी। अब बताओ क्या होगा 2025 के अंदर? 2025 के अंदर यही होगा कि यार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चन है वो कम ही रहेंगे, और मैचिंग ही क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। प्लस साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं जो यहाँ से अब पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अमाउंट बढ़ सकता है, ठीक है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो जनरली पूछे, जैसे कि डिसीज़ वगैरह से क्वेश्चन जो होते हैं जनरली कॉन्सेप्चुअल होते हैं, क्योंकि आप लोग को आके डिसीज़ ही ट्रीट करनी है, ठीक है। तो हो सकता है डिसीज़ वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब फिर यार अगर सर मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ब्लड वेसल्स में से आप बोल रहे हो कि मैचिंग वाला क्वेश्चन, बिल्कुल यार। मान लो कि यहाँ पर आपको लिखा आर्टरी, यहाँ पर लगा उसने वेन, यहाँ पर लगा उसने कैपिलरी, ठीक है। अब बोला कि है ना ये क्या नाम है, दीदी कुछ भी उसने बोल दिया। अब आर्टरी के बारे में हम जानते हैं, जो भी चीज़ हम लोग वो बोलेंगे, कितनी लेयर्स या कितनी तरीके की वॉल्स, मतलब कितनी तरीके की आप लोग बोलो कि सेल की लेयर्स होती है वो इसे सराउंड कर रही है,
मतलब मैं ऐसा बोलूँगा तीन तरीके की, तीन टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। सही, तीन टाइप्स ऑफ सेल्स नहीं, तीन टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बाहर वाली है, ये तो आप लोग फुल फॉर्म बताओगे यार, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया इंटरना। वेन्स सेम, कैपिलरी ओनली स्क्वामस, कई लोग इसे स्क्वामस भी बोलते हैं, ठीक है स्क्वामस ठीक है, ओके। अब यार आर्टरी और वेन, तो सर अब इन दोनों में भी तो कुछ अंतर होगा। अरे है आर्टरी ल्यूमन कम है, वेन ल्यूमन ज़्यादा है, आर्टरी मसल लेयर चौड़ाई ज़्यादा है, वेन की मसल लेयर चौड़ाई कम। गाइस समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना भाई, तुम्हारे लिए मेहनत करी जा रही है। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो क्या सही नहीं होगा? अरे सर ऐसा क्वेश्चन आके तो दिखाए, नीट वालों को तो हम यूँ जवाब देंगे। चलो आओ तो फिर एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं क्या कुछ खास लिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्यूनिका इंटिमा, मिडिल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। देखो ट्यूनिका मीडिया थिन इन वेन्स, मैंने क्या बोला था, ट्यूनिका मीडिया मसल लेयर कम होती है किसके अंदर, वेन के अंदर, बताया था, ओके। और यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ एक सुंदर सा डायग्राम, कभी कभी हो सकता है ये डायग्राम आप लोगों से पूछ ले, तो यार इन वाले डायग्राम्स को थोड़ा सा देख जाना, आसान डायग्राम से, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हो सकता है कि तीनों के डायग्राम दे दें और फिर वहाँ पर ये लिख दे, क्या नाम है, आपसे बोलेगा कि अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि डायग्राम दे दिया उसके बाद फिर वो लिख देगा यहाँ पर कि आर्टरी, कैपिलरी एंड वेन, अब पहचानो, ठीक है। तो भाई इसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ध्यान रख लेना, ओके। बहुत बढ़िया। तो यार अगला जो हमारा टॉपिक है वो पोर्टल सर्कुलेशन है। यार पोर्टल सर्कुलेशन है ना, एक ऐसा पाथवे समझ लो, एक ऐसा एक्सेसरी पाथवे होता है जो कि है ना ब्लड को कहाँ से, बॉडी टिश्यू से तो उठाएगा, बॉडी टिश्यू से ब्लड को उठाएगा, पर ये बहुत मक्कार है, बॉडी टिश्यू पर ही लेकर के चला जाएगा और फिर वहाँ से वाली हार्ट पर लेकर के जाएगा। मतलब एक नॉर्मल जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर अगर किसी भी बॉडी टिश्यू से आप लोग कोई भी मटेरियल उठाते हैं तो वो कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर जाएगा। पर ये ऐसा नहीं करता है, ये एक अदर सर्कुलेशन को फॉलो करता है जो बॉडी टिश्यू को बॉडी टिश्यू से ही जोड़ता है, ठीक है। इस तरीके के सर्कुलेशन को बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। कम क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ ना, जो बनते हैं वो ऐसे ही किसी टॉपिक से बनते हैं जनरली, ठीक है। कम चीज़ें आई हैं पर ऐसे क्वेश्चनों से बनते हैं, ठीक है, ओके। और देखो फिर मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको, और मतलब है ना ये जो सर्कुलेशन होता है कि किस तरीके का, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप लोगों का जो हार्ट से लेकर के वहाँ तक का जो बॉडी टिश्यू तक का सफ़र होता है, उस तरीके के जो सर्कुलेशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टमिक। और बॉडी टिश्यू से हार्ट वाले को सेम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक। और एक और तरीके का और होता है पल्मोनरी, बहुत बढ़िया, लंग्स से, हार्ट से लंग्स एंड लंग्स से हार्ट, इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। याद रखना ये जो दो टर्म है ना, पल्मोनरी सिस्टमिक, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सा पल्मोनरी है कौन सा सिस्टमिक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा पल्मोनरी था कौन सा सिस्टमिक होता है। जरा इसके अंदर मार्क करोगे, ये वाला सर पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये वाला सर सिस्टमिक सर्कुलेशन है या नहीं है, बोलो। अब यहाँ पर एक नाम दिया हुआ है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ये पोर्टल से तो समझ में आ गया, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन का तो पार्ट नहीं है, ना ही ये पल्मोनरी सर्कुलेशन का पार्ट है, ये एक अलग सर्कुलेशन है जो पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर काउंट होगा। यानी कि यहाँ पर एक बॉडी टिश्यू होगा जिससे ब्लड जा रहा होगा एक अनदर बॉडी टिश्यू को। अगर हम इन दोनों बॉडी टिश्यू को ढूंढ लें और इस बीच के कनेक्टर का नाम ढूंढ लें तो मैं समझता हूँ कि टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलो इस वाले ऑर्गन को ढूंढते हैं, इस वाले ऑर्गन को ढूंढते हैं, इस वाली चीज़ को ढूंढते हैं। तो यार ये तो देखो मिल गई, ये तो एक बार में मिल गई, ये तो बड़ी हिपैटिक पोर्टल है, अरे एक तो मिल गया।
अगला 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 कैरीज फ्रॉम इंटेस्टाइन, कैरीज फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से उठा रही है और कहाँ छोड़ रही है, लिवर के अंदर छोड़ रही है, ठीक है। और फिर ये जो लिवर है जो रिसीव कर रहा है, ये कहाँ भेज रहा है इसे, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। बोलो समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बस यही वो चीज़ थी जो मैं आपको, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो यही है, ठीक है। इतनी सी बात थी बस आपकी, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया। तो सर अब इससे रिलेटेड कुछ अच्छे से एमसीक्यूज सर कुछ आया वाया हो, पुराने पीवाईक्यूज वगैरह कुछ भी सर चलेगा, है ना। तो कराएं आपको बढ़िया से क्वेश्चन इसके ऊपर, या नहीं करा बताओ। अरे सर करा दो, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रीनीट 2022 के अंदर, अगर नहीं आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। एक यूनिक वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करिए। यूनिक वेस्कुलर सिस्टम है जो कि जोड़ता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को किससे, लिवर से। इस पूरे सर्कुलेशन सिस्टम का नाम बताना यार, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। बोलो सही है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर दूँ एक बारी, चलो ठीक है। A unique vascular connection between the digestive tract and the liver is called as hepatopancreatic system, hepatic portal system, renal portal system, hepatocystic system। तो बताइए भैया कौन सा है, अभी बताया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अभी तक तो देखो एक ही MCQ आया है, ज़्यादा कुछ इससे क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इसलिए मैंने बोला कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब भी इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सर इस बार कॉन्सेप्चुअल थोड़ी सी चीज़ बढ़ाई गई, और ये कॉन्सेप्चुअल के अंदर आता है क्योंकि जनरली इसे बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम दिल और दिमाग में उतार लेना है आपको अपने को, ठीक है। अगला टॉपिक की तरफ चले गए सर, नोडल सिस्टम, नोडल पाथवे। इसके अंदर हम ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी और थोड़ी बहुत और अच्छी बातें करेंगे इस पार्ट के अंदर। तो यार देखो, नोडल पाथवे के अंदर हम लोग जानते हैं कि यार हमारे पास एक होती है ऐसे नोड, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पेसमेकर बोल देते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताऊँ आपको, पेसमेकर बोल देते हैं इसको हम पेसमेकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पी सेल्स होती हैं। ये क्या होता है, ऐसे नोड एक्चुअली में एक नोडल मस्कुलेचर होता है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट के कॉर्नर पर, हार्ट के अंदर। कौन सी जगह में, राइट एट्रियम में, अपर की लोअर की सर, अपर में कि सर कि किसी कॉर्नर में होता है क्या, बिल्कुल। कौन सा कॉर्नर है वो, कि लेफ्ट है कि राइट है, कि राइट कॉर्नर है सर, कि राइट कॉर्नर है। बहुत बढ़िया। यहाँ से कंडक्शन जाएगा किधर, एवी नोड पर, और एवी नोड में होता है एक डिले जिसे हम बोलते हैं एवी नोडल डिले। ये क्या मदद करेगा, ये एवी नोडल डिले जो होता है ये हेल्पफुल होता है, इसलिए सर ये हेल्पफुल होता है ताकि एट्रिया और वेंट्रिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट ना कर जाएं, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है भाई, साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ना हो। एवी नोडल डिले, याद रखना है आपको शब्द, एवी नोडल डिले। उसके बाद एवी नोड के बाद ये पहुंचता है हमारे पास, है ना, बंडल ऑफ हिज में। कहाँ पहुंचता है ये, बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से कंडक्ट होते हुए जाता है परकिंजे फाइबर्स। ये कैसे होते हैं, थिन थ्रेड फाइबर्स, कैसे होते हैं, थिन थ्रेड फाइबर्स, है ना। और ये जो थिन थ्रेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये क्या काम आते हैं भैया, ये थिन थ्रेड फाइबर्स, ये वेंट्रिकल के अंदर डीपोलराइजेशन के सिग्नल्स को कंडक्ट करने, वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन के जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें कंडक्ट करने के काम आते हैं। गाइस बोलो समझ में आई बात या नहीं आई,
तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वाली बात आपको समझ में आ गई? ओके, बहुत बढ़िया। यार बताना तो उसमें के लिए इतना ही था। अगर आप लोग देखोगे ना यहाँ पर नोडल सिस्टम वगैरह के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है, या कुछ ज़्यादा नहीं है कुछ भी। इसी को मैं आपको दिखाता हूँ कि है ना, मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी कवर करा देंगे आज। ओके, द ऐसे नोट ऐसे नोट ऐसे नोट ऐसे नोट ऐसे नोट, इससे पहले भी लिखा होगा सॉरी। ऐसे नोट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जैसे 70 से 75, and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractility of the heart and therefore it is called as the pacemaker। मैंने आपको उस टाइम ये नहीं था सिग्नल कितने हैं, 70 से लेकर के 75 हैं और 72 एवरेज है, ठीक है। तो याद क्या रखना है आपको, 70 से लेकर के 75 BPM सॉरी BMI है, और एवरेज पूछेगा तो 72 BMI है, ठीक है। जिसकी वजह से कार्डियक साइकिल का टाइम कितना हो जाता है 0.8 सेकेंड। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है 70 ml है। कार्डिक आउटपुट कितना है 5000 ml है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है? अरे बहुत बढ़िया। ऐसे नोड के द्वारा जो एक्शन जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल होते हैं, वो क्या करते हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर 30% तक ब्लड फ्लो क्या हो जाता है। सर ये तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन हमने उस टाइम कहा था वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बारे में, सही बात बताओ, तो उसमें ये पॉइंट आया था, ये वाली बात तो समझ में आ गई आपको? अब समझ में आ गया कि मैं क्यों आपसे उस टाइम कह रहा था। फिर एवी नोड के बारे में, अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट। अच्छा हाँ, ये वाली तो बात रह गई यार। एवी नोड की भी लोकेशन दे रखी है। एवी नोड की लोकेशन कहाँ है, अपर की लोअर सर, कौन से एट्रिया के अंदर, राइट एट्रिया के अंदर सर, लोअर राइट एट्रियम के कौन से कॉर्नर के अंदर, लेफ्ट कॉर्नर के अंदर दे रखी है लोकेशन, ठीक है। ओके, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अच्छा ये कहाँ पास होता है, क्लोज टू किसके पास होता है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है, ठीक है। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है। इस ओके, फिर ये क्या करता है, एवी नोड से फाइबर्स आते हैं, वो किसको पायर्स करते हुए जाते हैं, इंटरनोडल सॉरी एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को, ठीक है। विच पासेस विद द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा टू इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटर एंड इमीडिएटली डिवाइड टू अ लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच, ठीक है। तो यार आपको याद होगा बंडल ऑफ फिश मैंने बोला था, बंडल ऑफ इंसिडेंट टाइप परकेंजे फाइबर बता देते। एक्चुअली दो बंडल ब्रांच होती हैं, है ना, इधर लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, तो उसके बारे में यहाँ पर ये वाली बात लिख रहा है। और नीचे की तरफ परकिंजे फाइबर्स यहाँ पे इसने बताया होगा, ठीक है। दीज ब्रांचेस गिव राइज टू द माइन्यूट फाइबर थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्कुलर टू द रिस्पेक्टिव साइड्स एंड आर कॉल्ड एज परकिंजे फाइबर्स, ठीक है। और ये जो नोडल मस्कुलेचर होता है किस तरीके का होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे यहाँ पर बोला था एक बात, क्या बोली थी सर आपने बात, कि यार यहाँ पर मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन वगैरह भी बताऊँगा, कि अच्छी जो चीज़ें ना वो सब भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, तो यार यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन नीट के अंदर आए भी हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ से क्वेश्चन हो ही जाए। चलो अब ये नीट 2019 के उड़ीसा के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम सिंपल सा। अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू, सुनो केवल बस, अ स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर, सुनो, लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू द एवी सेप्टम। आंसर सुनते ही आ गया होगा एवी नोड, तो बस आगे बढ़ना ही नहीं, बस लगाओ चल दो, ठीक है। पर यहाँ पर ये नहीं पूछा है ना, डिलीज द स्प्रेडिंग ऑफ द इम्पल्स टू द हार्ट एपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, ठीक है। ये 0.1 सेकेंड के लिए रुकता है सीक्वेंस को, ठीक है। ओके, द डिलेज अलाउस, अब ये क्या करता है डिले बेसिकली, तो पहला ऑप्शन है ब्लड टू एंटर आउल्टा, तो भाई ये क्या करेगा, मतलब एवी नोडल डिले का काम क्या है। अरे यार एवी नोडल डिले का काम पूछ लिया इसने हमसे। ये होते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो जनरली एनसीईआरटी के अंदर भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, पर यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि एवी नोड का काम क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर साथ में कॉन्ट्रैक्ट ना होने देना,
तो ये यहाँ पर ऑप्शन सुनते हैं, क्या हमारे मतलब का कोई ऑप्शन निकल कर के आता है? तो चलो देखते हैं। पहला जो चीज़ लिख रही है कि ब्लड को अओर्टा में भेजेगा। दूसरा जो ऑप्शन लिख रहा है वो लिख रहा है द वेंट्रिकल टू एम्प्टी कम्प्लीटली, वेंट्रिकल को एम्प्टी होने देगा, एम्प्टी होने देगा। तीसरा ऑप्शन लिख रहा है ब्लड टू एंटर पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भेजेगा। और चौथा ऑप्शन लिख रहा है एट्रिया को एम्प्टी होने देगा। समझ रहे हैं यार? ये तो सुनते ही आ गया होगा। अब ये क्या बोलना चाह रहा है एवी नोड के बारे में? एवी नोड क्या करेगा? एवी नोड ने जब तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए सिग्नल भेजे ही नहीं, एवी नोड से होकर के तो जाएंगे। और एवी नोड ने डिले के बारे में पूछा उसने, यानी कि एवी नोड पर ही है सिग्नल अभी, तो जब एवी नोड से आगे गया ही नहीं तो वेंट्रिकल एम्प्टी कैसे हो जाएंगे मेरे दादा भाई? इनकी ब्लड तो अभी वेंट्रिकल में आया ही नहीं, तो ना तो ये अओर्टा में जाएगा ना ही ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो आंसर क्या हो गया कि भाई एट्रिया एम्प्टी होंगे, और यही कारण होता है। ठीक है, अगला ये भी ऐसे, ये भी वहीं से आया हुआ 2019 के उड़ीसा पेपर में आया हुआ, देखना। ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, व्हाई डज द एसे नोड एक्ट एज द नॉर्मल पेसमेकर? इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। 72 से 75 बीट्स जो होती है ना वो इसी के पास होती हैं। ठीक है, तो देखो एसे नोड हैज़ द लोएस्ट रेट ऑफ डिपोल, मैंने बोला 72 इसके पास ही, तो फिर लोएस्ट कैसे होगी? एसे नोड इज द ओनली कंपोनेंट टू जनरेट द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पेशल सेल्स होती है पी सेल्स, मैंने ये वाला आपको पॉइंट बताया था। पर एक्चुअली पी सेल्स का काम क्या होता है? पी सेल्स का काम होता है रैपिड रीपोलराइजेशन सिग्नल्स को जनरेट करना। ठीक है, रैपिड डीपोलराइजेशन। ठीक है, यानी कि ज़्यादा डीपोलराइजेशन सिग्नल को जनरेट करना। ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल। अरे यार ऐसा क्यों भाई? जबकि ऐसे नोड तो एवी नोड की सहायता से कन्वे कर रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। अगला वाला लिख रहा है कि ऐसे नोड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, जो ऐसे नोड होता है उसका डीपोलराइजेशन रेट बहुत, अरे यही तो बताया कि ऐसे नोड जो होता है उसका डीपोलराइजेशन रेट रैपिड यानी कि ज़्यादा होता है भैया। ठीक है, बोलो क्लियर आवाज़ समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरीके के आसान क्वेश्चन नोडल पाथवे से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग है ना थोड़ा सा बात करेंगे रेगुलेशन के बारे में, क्योंकि यार रेगुलेशन जो है ना वो बहुत मतलब बोल सकते हैं ना कि आजकल आने लगा है कॉन्सेप्चुअल पार्ट के अंदर। लोग बोलते हैं कि यार हाँ आ सकता है। ठीक है, तो देखो सुनो, हार्ट हमारा जो बॉडी के अंदर होता है वो होता है मायोजेनिक। अब ये मायोजेनिक शब्द का अर्थ क्या होता है यार? मायोजेनिक शब्द का मतलब होता है मस्क्यूलेचर, है ना, विच इज़ ऑटो एक्साइटेबल। मस्क्यूलेचर विच इज़ ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है उसके अंदर नोडल टिश्यू होते हैं जिसकी वजह से वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। पर तब भी कुछ ऐसी भारी चीज़ें हैं जो कि इसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी मायोजेनिक के बारे में, तो मायोजेनिक मैंने आपको बताई थी क्या होता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड नोडल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये कहाँ पर है? मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही बोलते हैं लोग। ठीक है, तो यार यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मेडुला ऑब्लोंगेटा की। सॉरी, मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करने वाले यहाँ पर हम लोग। मेडुलर जो होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जनरली एग्जामिनर यहीं पर ही फंसा देता है, बोलता है कि सिंपथेटिक कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटी इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या सही है? अच्छा, ANS के कितने पार्ट होते हैं मुझे इतना बताओ? 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक। ठीक है, तो क्या ये सिंपथेटिकली भी कंट्रोल कर रहा है? क्या ये पैरासिम्पथेटिकली भी कंट्रोल कर रहा है? बोलो, कर तो दोनों तरीके से रहा है सर। तो सिंपथेटिक बोलना क्या केवल सही होगा? पर ये यहाँ तो ओनली भी यूज़ नहीं करा, तो फिर हम लोग ऐसे में 4 ऑप्शन को रीड करेंगे। अगर मान लो कि हाँ यार 3 सही है पर ये कॉड वन आउट से निकल करके आ रहा है, तो फिर आंसर क्या चला जाएगा? यही चला जाएगा कि हाँ यार गलत है, क्योंकि होता तो पैरासिम्पथेटिक भी है, वरना आप इसे सही मार के निकल जाओगे। पर सिंपथेटिक का काम क्या होता है? सिंपथेटिक का काम होता है हार्ट रेट को इंक्रीज कर देना, इंक्रीज द हार्ट रेट। और जो कि पैरासिम्पथेटिक का काम क्या होगा? डिक्रीज करना, डिक्रीज द हार्ट रेट। ओके, और कुछ मेडुलरी हार्मोन्स होते हैं जो कि कार्डियक आउटपुट पर भी अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है,
अब यार हमारे को क्या ज़रूरत है, एड्रीनल ग्लैंड ये हार्मोन्स होते हैं जो कि हमने देखा था कॉर्टिसोल वगैरह ये सब बढ़ा देते हैं एक्टिविटी को, ठीक है। तो बस हमारे को इतना ही पढ़ना था इसके बारे में, ज़्यादा को देखना नहीं यार। इससे ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे सर, कैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन? और ये तो लाइन है, ये तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखो मैं बताता हूँ आपको, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। फंसाने वाले किस तरीके से सर? देखो, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। और हम भी जानते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। टिक द करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आपको चूज करना है। चलो ठीक है सर, साइड में जगह ले लेते फिर लिखते हैं इसके क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर तो भाई इसने पहला दिया हुआ था, पैरासिम्पथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। कि जो आपका PSNS होता है वो स्टिमुलेट करता है आपके किसको, हार्ट रेट को, और किसको, आपके कार्डियक, वो बोले स्ट्रोक वॉल्यूम सर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द सिंपथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट्स हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ये काम करता है। चलो ठीक है। द पैरासिम्पथेटिक डिक्रीजेज द हार्ट रेट एंड इंक्रीजेज स्ट्रोक। अरे बोल रहा है ये PSNS का काम पता है क्या है? ये नहीं होता। PSNS का काम होता है कि हार्ट रेट को तो डिक्रीज करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देगा। और चौथा ऑप्शन बोला कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज द हार्ट रेट बट डिक्रीजेज द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसमें से बताने करेक्ट कौन सा है यार? ये तो मुझे देखते ही आ गया। पहली बात तो जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा हार्ट रेट बढ़ेगा, मतलब दोनों कोरिलेटेड है, उल्टे उल्टे तो हो ही नहीं सकते। कट गए कट गए कट गए। और अब एक चीज़ सुनो, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज। जब समझ में नहीं है, इंक्रीज, ठीक है, ख़त्म। सिंपथेटिक इंक्रीज करता है। आंसर एक बार में आ गया। यार आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन करने में, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अरे बिल्कुल सर, आप चिंता मत करो, हम तो ऐसे क्वेश्चनों में मास्टर है। अब कंप्लीट हार्ट मतलब मैंने जस्ट ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा कि अगर कुछ और थोड़े से मतलब कि मतलब बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा और कुछ इसके अंदर जैसे जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर फिर ब्लड ग्रुपिंग आ जाएगी शायद से ना। हाँ ठीक है चलो। तो कंप्लीट हार्ट के अंदर मेरा मेन टारगेट था सर्कुलेटरी पाथवेज को बताने का। सर्कुलेटरी पाथवेज तो यार वहाँ पर मैंने बता ही दिए थे, दो तरीके के जो होते सर्कुलेशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। पर सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है ना कि इन दो तरीके के सर्कुलेशन और होते हैं, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट सर्कुलेशन। मैं आपको बताता हूँ इस सेकंड को। जैसे कि एक होता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन और एक होता है आपका कंप्लीट सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन के अंदर क्या होगा, एक सेकेंड, इनकम्प्लीट कंप्लीट, हाँ एक मिनट। अरे एक काम करते हैं, ओपन एंड क्लोज। सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा सा गलत आ गया। मैं ओपन और क्लोज, सॉरी, ओपन और क्लोज लिखना था गलती से, इनकम्प्लीट और कंप्लीट नहीं, सॉरी। अरे वो क्या है ना, थोड़ा रात का टाइम हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा पगला गया मैं, सॉरी। ओके, क्लोज एंड ओपन। चलो क्लोज एंड ओपन। अब ये क्या है भाई? देखो क्लोज के अंदर क्या होगा, क्लोज के अंदर होता है कि भाई वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करेगा। और ओपन के अंदर क्या होगा, ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? साइनसेस के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। क्लियर है? अरे बोलो यार, अपने मन में बोलो, मतलब मेरे से नहीं, मतलब तुम्हारी आवाज़ ही कैसे पहुँची मेरी, ठीक है ना। पर अपने मन में बोल करके बोलते रहना, ठीक है, सही है। आगे चलें। ओके, सबसे मतलब जो कन्फ्यूजिंग जो चीज़ें हैं जो पूछी जाती है ये यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर एनेलिड्स बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्डेट्स भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आते हैं? कॉर्डेट्स भी आते हैं। समझ में आ रहा है? कॉर्डेट्स को भी अगर मैं हटा करके एक शब्द लिखूँ बहुत अच्छा था, तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा सुन करके कि यार यहाँ पर मैमल्स आएंगे, एफ्स भी आएंगे। यानी यहाँ पर हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि यार वर्टिब्रेटा जो चीज़ होती है ना वो प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स पूरा प्रेजेंट होगा। वैसे तो कॉर्डेट्स ही होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट, पर एक जो बोलते हैं ना कि मतलब
मतलब ना एक्सेप्शन कि जो कॉर्डेट्स होते हैं ना उनके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो कौन सा है, यूरो कॉर्डेट्स का। वो जो यूरो कॉर्डेट्स होते हैं ना उनके अंदर कैसा होता है भैया, ओपन होगा। फिर यहाँ पर एक आता है हेमी कॉर्डेट्स, हेमी कॉर्डेट्स, एकाइनोडर्मेट्स, एकाइनोडर्मेट्स, एकाइनोडर्मा जो होता है ना, एकाइनोडर्मेट्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ओपन, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ याद करने के लिए। देखो सबसे पहले हेमी एच, फिर एकाइनो ई, फिर ए, अभी एक और आएगा यहाँ पर है ना यू, एक और एम, एम से कौन है, मोलस्क। ठीक है, ठीक है, इसकी ट्रिक हो गई ओपन, बस ख़त्म। तो यहाँ पर एनेलिड्स और आप लोग याद रख सकते हो कि बाकी वर्टिब्रेट्स और सेफेलोपॉडेट्स ये सब आते हैं। क्लियर है गाइस? तो इससे आप लोगों ने क्या कर लिया भैया, यहाँ पर हमने यहाँ पर किसी तरीके से जो डाइवर्सिटी उसे लिंक करके भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो हमने कंप्लीट कर। खैर डाइवर्सिटी का जो लेक्चर है वो मैं अलग लूँगा, उसके अंदर मैं आपको और भी चीज़ बताऊँगा, उसमें एग्जाम्पल वगैरह बताऊँगा। पर ठीक है, मतलब कि अभी जितना आपको जानना था उतना मैंने बता दिया। ठीक है, अब सर यहाँ से कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ भी मतलब ऐसा कुछ आज तक आया हुआ हो तो वो देख लो और बता दो हमारे को कुछ ऐसा है क्या। तो भैया देखो सुनो, जो ये जो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको सर्कुलेटरी पाथ वगैरह पढ़ाया, उससे ऐसे कोई खास क्वेश्चन आता है आज तक आया है, और चांसेस भी बहुत कम है आने के। ठीक है, पर ठीक है, मतलब जो भी है, अब जैसा भी है हमने आपको बता दिया है, और इतना ही है कंप्लीट हार्ट के अंदर भी, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा घुसो ही मत, यहाँ नहीं शाम घुसेंगे करेंगे। एक और तरीके की चीज़ बताऊँगा कि यार कई होते हैं 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, फिर मेरे को होता है कंप्लीट, पार्शली कंप्लीट, और होता है इनकम्प्लीट। याद है आपको सर्कुलेशन 3 तरीके के होते थे 2 चैम्बर से। चलो बता ही देता हूँ उसमें, अगर भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 चैम्बर हार्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इनकम्प्लीट सर्कुलेशन प्रोजेस कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, वीनस ब्लड है सब चैम्बर्स के अंदर। जब 3 चैम्बर हुए तो 2 चैम्बर ऐसे थे जिसमें जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अलग अलग थे, पर एंड में जब ब्लड वेसल्स के अंदर वो चीज़ गई तो वो वीनस ब्लड बन के ही गई। पर इसीलिए से हमने क्या बोला कि यार ये इनकम्प्लीट है, पर पूरी तरीके से इनकम्प्लीट भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है, तो इसलिए से उन्होंने बोला पार्शली कंप्लीट। और जब 4 चैम्बर हार्ट की बात आई तो 4 चैम्बर हार्ट के अंदर क्या था, चारों चैम्बर्स के अंदर में क्या था, डिस्टिंग्विशन था, डिस्टिंग्विशेबल थे, सेप्टा का डेवलपमेंट कंप्लीट था। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुए, चारों चैम्बर्स, तो यहाँ पर वीनस ब्लड नहीं बना, यानी कि ऑक्सी और डीऑक्सी अपने अलग अलग ही रहे। ठीक है, और भाई इसमें ना एक एग्जांपल आता है क्रोकोडाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल एक्चुअली में जिस भी आपका मतलब क्या होता है, रेप्टाइल से बिलोंग करता है ना, और रेप्टाइल्स जो होते हैं आपके रेप्टाइल्स वो 3 चैम्बर्ड में आते हैं। मतलब रेप्टाइल्स का ये क्या है, एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन। और जब भी कोई शब्द एक्सेप्शन आता है तो वो नीट को बड़ा प्यारा हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से बता दिया है। अब ब्लड ग्रुपिंग देखो भैया, ब्लड ग्रुपिंग से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई। मैं आपको बता दूँ, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और मुझे इस बार लग रहा है कि यार नीट 2025 का जो क्वेश्चन है एराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस से बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इससे जो जनरली क्वेश्चन बनता है वो कैसा बनता है, लॉन्ग में बनता है। ठीक है, तो लॉन्ग में, और इसमें मतलब MCQ पूछे जा सकता है ऐसा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन ही समझ में आता है। पर उससे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लो कि जो मदर होगी वो कैसी होगी, RH नेगेटिव होगी, अरे बहुत बढ़िया। फादर पॉजिटिव, बहुत अच्छे भाई, मन में बोलो अपने में, तभी समझ में आएगा भाई। फीटस पॉजिटिव, कैसा RH। ठीक है, आगे बात समझ। चलो देखते हैं फिर क्या क्वेश्चन हो सकता है इस बार, मतलब कि किस तरीके का पुराने ज़माने क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज एराइथ्रोब्लास्टोसिस, तो मदर कैसे नीचे RH नेगेटिव, फीटस कैसा होना चाहिए RH पॉजिटिव।
ठीक है, मतलब उसका पूछा था। नीट 2020 का क्वेश्चन, इतना आसान सा क्वेश्चन है नहीं है। और यही जो क्वेश्चन है ना, आधे लोग उल्टा उल्टा कर करके भी आ जाते हैं कभी, ठीक है। अच्छा, मान लो कि अगर आपकी कोई आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गई, तो आरबीसी को एनगल्फ कौन करता है? स्प्लीन करती है, ये वाली बात याद रखना। इसलिए स्प्लीन को क्या कह देते हैं हम लोग? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कह देते हैं, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट और देखते हैं और कोई क्वेश्चन आया हो यहाँ से एरेथ्रोब्लास्टोज, नहीं तो फिर मैं आपको अपनी तरफ से कराता हूँ। वैसे ज़्यादा मुझे मालूम है कि यार मतलब क्वेश्चन इससे जो है ना वो पुराने साल में कम आए थोड़े से, ठीक है, क्योंकि अब ये साल ज़रूर आएगा इसलिए। चलो, तो मैं आपको एक अच्छे क्वेश्चन कराऊँ इसमें, तो ब्लड ग्रुप में, चलो ठीक है, मैं आपको कराता हूँ एक। तो इसमें एक जो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है वो देखो ये रहा कि इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़, कि जो आरएच एंटीबॉडीज़ बन गई हैं वो मदर के अंदर, उसको उसकी लिए अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो फिर क्या हमारा काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा सर। तो एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ यहाँ पर आंसर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ मतलब खास नहीं था, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर इससे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, बस चीज़ों को थोड़ा सा लंबा करके आपको कंफ्यूज करेंगे और मतलब बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद रखना है कि भाई मदर का क्या है कॉम्पोजिशन है, फादर का। सबसे ज़्यादा तो पहले तो यही ऑप्शन कंफ्यूज, ये आप पता है ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो, ये आप लोगों ने दिमाग पर रख लिया, ये 3 चीज़ आपका आधे से मतलब ये समझो कि 2 ऑप्शन कट जाएंगे, कट गए। फिर तीसरी चीज़ आपको दिमाग में जो रखनी है वो क्या चीज़ रखनी है इधर इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के अंदर, कि सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है। एक ऑप्शन आपको वैसे ही बन जाएगा, तो आपको बचेगा क्या? करेक्ट आंसर बचेगा, आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ वाला जो पॉइंट है वो तो आता है कि एक्सट्रीम केस अगर पेपर थोड़ा मतलब टफ करना है तो एंटी-आरएच एंटीबॉडी वाला पॉइंट भी पूछ सकते हैं, वैसे का टफ तो तब भी नहीं होगा। चलो अब यहाँ पर है ना आप लोगों के लिए टास्क है कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्लड ग्रुप्स, देखो उसमें बताओ कौन सा होगा? ओ, कौन सा होगा? ए, बहुत बढ़िया। कौन सा होगा? बी, बहुत शानदार। बोलो, ये तो आसान है। बी, अरे क्या बात है भाई। वैसे तो जेनेटिक्स के अंदर बताना चाहिए, पर तब भी बता देते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोडोमिनेंस है या नहीं है? बोलो बोलो, है या नहीं है? है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कोडोम, ये सॉरी मैंने आपको आई थिंक गलत बता दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला कोडोमिनेंस नहीं, उल्टा उल्टा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। कोडोमिनेंस का एग्जांपल ये है कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कोशो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो एग्जांपल है ये आपके कंप्लीट डोमिनेंस, सॉरी 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 थोड़ा गलत है, सॉरी यार माफ़ कर दो, है ना। चलो कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम भी मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे करोगे, ठीक है। बताओ ओ वाले को, ओ वाले को कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाओगे? केवल ओ ही चढ़ाओगे। ए वाले को ए और ओ चढ़ाओगे, बी वाले को बी और ओ चढ़ाओगे, ए वाले को ए और ओ चढ़ाओगे, बी वाले को बी और ओ चढ़ाओगे, और ए बी वाले को ए बी ओ और ए बी, चारों चढ़ाओगे। बोलो क्लियर है? बोलो एकदम आसान है, कोई ज़्यादा टफ बात इसके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसी बात पर अब आप लोगों को कमेंट करना है यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपेंट कौन होंगे, और प्लस का साइन नेगेटिव का साइन लगा करके आपको बताना है भैया, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको आया नहीं आया, ठीक है। और भाई यही है वो सबसे आसान टॉपिक जो नीट के अंदर अगर आ गया तो आपको पूरे के पूरे जो इतने नंबर होते हैं भैया, एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं ना, वो चारों के चारों नंबर दिलाया जाएगा। ये सबसे आसान टॉपिक होता है, ठीक है। और आ जाए तो मज़ा आ जाए, क्यों? सही बात है। मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पता किस लिए आते हैं? ताकि थोड़े से नंबर बन सके, ठीक है।
तो बस, तो और ये था आसान क्वेश्चन के अंदर भी आते हैं, जनरली बच्चे ने इग्नोर करके चले जाते हैं कि अरे यार ये क्या ये क्या ये क्या ये, पर ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मतलब जिनको मतलब इग्नोर नहीं किया जाता है। और फिर इसमें वो लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि अरे यहाँ पर कुछ प्रोटीन का चक्कर होगा, यहाँ पर कुछ इसका चक्कर होगा। अबे क्या प्रोटीन, क्या मैंने कुछ बताया प्रोटीन का नाम कुछ नहीं बताया, तो क्या दिमाग लगाना है। ठीक है, सिंपल अपनी चीज़ें, सिंपल चीज़ें याद करो और सिंपल तरीके से आगे बढ़ो। 700+ लाने के लिए कूड़ा करकट दिमाग में नहीं, जितना इंपॉर्टेंट जितना नीट मांग रही उतना पढ़ो, बस केवल काम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो फिर यार इसके अंदर जो MCQs बन सकते हैं, मैं आपसे पूछ लूँ किस तरीके का MCQ बन सकता है इसके अंदर। चलो ठीक है, चलो पूछ लेते हैं। ओके, अब एक यहाँ पर केस स्टडी दे रखी है, अ मदर, ठीक है, हैज़ AB ब्लड ग्रुप, और उनका कैसा ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप है। ठीक है, एंड फादर हैज़, और फादर का कैसा है, ये B ब्लड ग्रुप है। बोलो है नहीं, B ब्लड ग्रुप। तो बोला कि विच ब्लड ग्रुप विल नॉट बी प्रेजेंट इन जनरेशन। वैसे तो खैर ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वहाँ निकल गया जेनेटिक्स में, विच ब्लड ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन एनी जनरेशन। ठीक है, या फर्स्ट जनरेशन, इन एनी की जगह डाल कर लो फर्स्ट फीलियर और बोलो। ठीक है, तो और उसके ऑप्शन है A, B ऑप्शन है B, C ऑप्शन है A B, और फोर्थ ऑप्शन यानी कि D ऑप्शन आपका O। तो आंसर बताओ सर, अगर AB ब्लड ग्रुप है तो कंपोजिशन कुछ ऐसा है, आइए IB, और फादर का B है तो यहाँ पर IB, और चांसेस हैं कि यहाँ पर एक हो सकता है स्मॉल आई और एक हो सकता है आई। ठीक है, तो फिर सीधी बात ये है कि यार मतलब कि अगर मतलब कि वो ब्लड कौन सा नहीं होगा। अच्छा हमारे को देखो चेक करते हैं, यहाँ पर IA तो एक चाहिए, साथ में चाहिए स्मॉल आई या फिर चाहिए कैपिटल A। क्या यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन इसमें स्मॉल आई और कैपिटल आई ए, अरे है सर, इनकी ये तो पॉसिबल है, तो ये आंसर नहीं होगा। B में भी क्या पॉसिबल है सर, क्योंकि यहाँ आई भी है, यहाँ पर ही आई भी है। ठीक है, तो पॉसिबल है, और हो सकता है कि स्मॉल आई भी हो तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। ए बी ब्लड ग्रुप, मान लो यहाँ से आई आया, यहाँ से आई भी आ गया, तो फिर क्या AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा, ये पॉसिबल है। पर O, यहाँ से स्मॉल आई आया, यहाँ से कौन सा चला हुआ, यहाँ से कोई सा ही चला लो, बनेगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, O ब्लड ग्रुप। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मीन है तो बकवास क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, पर तब भी इस तरीके के क्वेश्चन आजकल नीट में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे, बहुत आसान चीज़ है ना। चलो अब आते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर, कि जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या MCQ भैया, अभी तक क्या कर रहे थे सर, मजा ही कर रहे थे क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है। एक्चुअली सर्कुलेशन मतलब ब्लड के अंदर में थोड़े से वैसे टॉपिक कवर कर लेते हैं, थोड़ा जो मतलब NCERT से रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते हैं, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ओके, अच्छा ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी थी, 2 चैम्बर्ड 3 चैम्बर्ड हार्ट वाली, पर उसके एग्जाम्पल शायद से नहीं होता है। फिशेस के अंदर होता है 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। वेयर है जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 वेंट्रिकल 2 होते हैं, वो तो क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर होता है। क्लियर है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि यार इनकम्प्लीट कंप्लीट सर्कुलेशन, एक्चुअली वो इनकम्प्लीट कंप्लीट नहीं है, सिंगल डबल सर्कुलेशन होता है। सॉरी यार, मैं थोड़ा सा आपसे माफ़ी चाहूँगा, सिंगल डबल सर्कुलेशन होता है, सॉरी। सिंगल सर्कुलेशन वो एक्चुअली है ना, थोड़ा सा उसके बारे में याद आ रहा था, मतलब थोड़ी गलत चीज़ आ रही, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उधर की तरफ से डिलीट कर देता हूँ उसको, एक सेकंड उसे, अब ये सही कर देता मैंने वहीं की डिलीट का है करना यार। यहाँ पर देखो ये इनकम्प्लीट है ना, इसको हटा देते हैं और बोलो भैया जो 2 चैम्बर्ड वाला वो कैसा होगा, सिंगल। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन होगा। और ये कैसा होगा,
ये होगा डबल, पर कैसा, इनकम्प्लीट डबल होगा। और यहाँ पर जो था, यहाँ पर कैसा होगा सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन होगा, प्रॉपर डबल सर्कुलेशन दिखाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, और अब हम लोग और थोड़ा सा आगे चीज़ देखते हैं। और कुछ देखिए क्या, कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। चलो इसके अंदर हम लोग कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ कि यार ब्लड कब कोई कोएगुलेशन करेगा, दिमाग तो ख़राब है नहीं। तो ये जब करता है जब कोई ट्रॉमा हो जाता है, इंजरी या ट्रॉमा के केस में ऐसा देखने के लिए मिलता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 1.5 घंटे तक की वीडियो जा सकती है, पर आप लोग देखना, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको यार वीडियो देख करके। ठीक है, तो बॉडी में से ब्लड का लॉस रोकने के लिए ऐसा होता है। तो एक डार्क ब्राउन कलर का सीरम जमता है जिसे हम कोएगुलम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लॉट और कोएगुलम भी बोल देते हैं। और ये जो कोएगुलम होता है फाइब्रिन्स के थ्रेड से बना हुआ होता है। किसके थ्रेड से बना हुआ होता है, फाइब्रिन्स के थ्रेड से। ओके, अब होता क्या है देखो सुनो, यार ये जो फाइब्रिन्स होते हैं ना, सॉरी चलो क्या है ना, थोड़ा सा वो अलग अलग हो गया ना। ये जो फाइब्रिन्स होते हैं ना आपके फाइब्रिन्स, ये क्या से होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में पड़े रहते हैं। ये फाइब्रिन्स किससे बनते हैं, फाइब्रिनोजन से बनते हैं बेसिकली। ये जो फाइब्रिनोजन होता है ना, ये आपका एक ब्लड प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, तो चलो सर इसका मैकेनिज्म समझते हैं। हमारी जो ब्लड जो होता है ना, एक सेल्स होती है प्लेटलेट्स, और साथ ही साथ जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं, इंजर्ड टिश्यू, आप लोग आगे बढ़ो, कोलिजन का रोल होता है यहाँ पर। ठीक है, इंजर्ड टिश्यू जो होता है, ये लोग क्या करें, ये लोग मिल करके रिलीज करते हैं थ्रोम्बोकाइनेज को। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है, ये भाई साहब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, थ्रोम्बिन के अंदर। और ये थ्रोम्बिन भाई साहब जा करके एक्ट करेंगे फाइब्रिन के ऊपर, और सॉरी फाइब्रिनोजन के ऊपर। स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो समझ लेना। और इसे कन्वर्ट कर देंगे फाइब्रिन थ्रेड्स। और ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स हैं, ये क्लॉट बनाने के काम आएंगी, कोएगुलम बनाने के काम आएंगी, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, और इस तरीके का जो मैकेनिज्म होता है उसे बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए हमें कितने सारे स्टेप लगाने पड़े, आगे पढ़ोगे तो और ज़्यादा होता है। साथ ही साथ हर स्टेप के अंदर कहीं ना कहीं कैल्शियम आयन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग के अंदर। क्लियर है, तो चलो सर अगर कोई पीवाईक्यू आया हो यार इससे रिलेटेड तो बताओ, तो जाने। चलो ठीक है, तो देख लेते हैं फिर। एक पीवाईक्यू तो शायद से आया हुआ है, और ये पीवाईक्यू कहीं ना नहीं न्यू 2022 का ऑफिशियल जो पेपर था ना, पहला पेपर देता है न्यू 2022 का। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 लिख रहा है, कोएगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। मैंने तो यहाँ पर आपको फाइब्रिन बताया क्लॉट के लिए, यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाला बोला स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरेथ्रोसाइट्स, सही है, ऐसा आरबीसी, सही है, सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इतना आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर आया होगा। एक क्वेश्चन और जो 2021 में आया हुआ है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फाइब्रिन। यार यहाँ पर देखो ना, थ्रोम्बिन काम कर रहा है, तो खत्म, आंसर क्या आ गया एक बार में, थ्रोम्बिन। और सबसे बड़ी बात है प्रोथ्रोम्बिन भी दिया हुआ है, मान लो अगर ऑप्शन बाई चांस आ जाए तो। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं सर, क्योंकि एक्टिव फॉर्म कन्वर्ट करती है। क्लियर है, ओके। तो यार हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया, आरएच ग्रुपिंग हो गया, आपका प्लेटलेट्स वाला कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड हो गया, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड ये रह गया है अभी यार। ज़्यादा कुछ खास नहीं याद रखना है इसके अंदर। जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भाई, वहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको काम मिल जाएगा। यार विच फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स। भैया बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एकदम सटीक इंपॉर्टेंट, एकदम तीर वाली लाइन है, जहर तीर वाली लाइन है। चांसेस तो यही है कि यही आ जाती कभी कभी उठ करके। ठीक है, और भैया ऐसा ही लिम्फेटिक सिस्टम पता है क्या कहता है,
कि अगर मैं टिश्यू को सप्लाई करूँगा ना तो मेरे को वेसल्स का एक प्रॉपर कनेक्शन चाहिए, तो उनके लिए एक लिम्फेटिक सिस्टम का बनाया गया, और उसके अंदर जो फ्लूइड बहता है वो कैसा होता है, उसे बोलते हैं लिम्फ। और ये जो लिम्फ होता है इसके बारे में कुछ चीज़ें लिख रही हैं, जैसे कि ये क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर है ना हमारे पास कहते हैं इम्यूनिटी वाले सेल्स होते हैं, क्यों, न्यूट्रिएंट है, हॉर्मोन्स हैं वेरियस तरीके के, इसलिए यहाँ पर क्या होगी, रिच इम्यूनिटी होगी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कई तरीके के हॉर्मोन्स देखने के लिए मिलते हैं। फैट लैक्टियल्स के थ्रू इंटेस्टिनल विलाई, यार आपको याद आ रहा होगा कुछ, चलो मैं बताता हूँ। ये इंटेस्टिनल विलाईज होती हैं, इनके नीचे यहाँ पर ब्लड स्ट्रीम होती है, लिम्फेटिक वेसल्स लैक्टियल्स होती है, ब्लड स्ट्रीम, ये लैक्टियल्स। तो इसके अंदर जो फैट होता है, फैट कहाँ पर आएगा, लैक्टियल्स के अंदर आता है फैट्स। ठीक है, इंटेस्टिनलाइज। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद है। इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं आता क्वेश्चन के अंदर। देखो यार, नहीं पूछेगा कि कैसे बना, क्या बना, कोई नहीं पूछता है। ठीक है, पर हाँ इतना मालूम होना चाहिए कि क्या क्या काम आ रहा है, बस इतना आपको याद है। क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारा नीट का पेपर तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा, और हम लोग एक अच्छा स्कोर करके भैया एक कॉलेज के अंदर पहुँच जाएंगे। इस कॉलेज पाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ठीक है। अब केवल एक पार्ट रह गया, वो है ब्लड। तो ये ब्लड के बारे में तो दुनिया जानती है, मैं भी क्या बताऊँ आपको कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वो भी नहीं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स होती है। अरे यार तू भाई तू नहीं मानेगा आज, एक सेकेंड। जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा होता है, साथ में कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या चीज़ है सर, यार ये कॉर्पस्कल्स को कहना चाह रहा है, कॉर्पस्कल्स। अब कॉर्पस्कल्स क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। ये क्या बोल गए, अरे भाई प्लेटलेट्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स ही होते हैं एक तरीके से। अब प्लाज्मा के बारे में कुछ खास बात लग रही है। स्ट्रॉ कलर, विस्कस, नियरली 55% ऑफ द टोटल ब्लड, 90 से 92% ऑफ द प्लाज्मा कैसा होता है, वाटर का बना होता है। प्रोटीन लगभग 6 से 8% होते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें मेजर वाले होते हैं फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स जो होते हैं वो BCOP को कंट्रोल करने के काम आते हैं, याद रखना है ये वाला पॉइंट आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फिब्रिनोजेंस का काम हमने पढ़ लिया, कोएगुलेशन के अंदर आता है। ग्लोबुलिन्स का काम आप लोग याद रख लो कि डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी के अंदर काम आता है। प्लाज्मा के अंदर कुछ हमारे को इम्पोर्टेंट क्या मिलते हैं, यस वो भी मिलते हैं हमारे को, क्या ये आयंस। इसमें याद रखना पोटेशियम लो होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पोटेशियम लिखा नहीं है। आपको मेन याद रखना सोडियम, ठीक है, सोडियम इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वेरियस तरीके की ये सब चीज़ सॉल्युबल फॉर्म में मिलती है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि हमने बोला था कि ये लिम्फ के अंदर ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो आया कहाँ से लिम्फ, आया तो ब्लड से ही, यानी कि पहले तो ब्लड में ही थी। ठीक है, और भैया ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे मुझे लगता है कि अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस तरह आएगा तो हो सकता है यहाँ से भी आता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम। क्लियर है। और सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। अब यार फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स होती हैं। क्वेश्चन आ रखा है भाई, ल्यूकोसाइट से क्वेश्चन आ रखा है और एरिथ्रोसाइट से भी आ रखा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुन ले। तो भाई एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, RBCs बोल देते हैं भैया, RBCs होती हैं, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं और मोस्ट अबंडेंट होते हैं। क्यों, 5 मिलियन से लेकर के 5.5 मिलियन है भैया। क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं होता, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। भाई कॉनकेव होते हैं इन शेप में, पर किसके अंदर की बात चल रही है, ये मैमल्स के अंदर की बात चल रही है मेरे भाई, ध्यान से पढ़ ले। ठीक है, इनको एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, इसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो 12 से 16 ग्राम 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा किसके अंदर, 100 ग्राम्स ऑफ ब्लड के अंदर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। 120 दिन तक ये जिंदा रहते हैं, इसलिए इनको ग्रेवेड होता है। अरे ये तो सब बता दिया सर आपने। अरे क्या बात है सर, आगे चले फिर। ल्यूकोसाइट्स, RBC कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, 120 दिन तक। इतना सिंपल सी चीज़ है। ल्यूकोसाइट्स भाई, इसके अंदर 2 तरीके के सेल्स आते हैं, एक तो होता है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक आते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। उसका काउंट देखोगे तो 6000 से 8000 मिलते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब ग्रेन्युलो, अब ये ग्रेन्युलो के अंदर आते हैं 3,
एक ग्रेन्यूलो के अंदर आते 2। यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, इओसिनो बेसो न्यूट्रोफिल्स, लगा देना आगे यार, मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स। क्लियर है भैया, ओके ओके। नेक्स्ट, न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 से 65% होते हैं नहीं होते हैं, सर होते हैं। बेसोफिल्स कैसे होते हैं, 0.5 से 1% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट 6 से 8% ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स। अब ये यहाँ पर बात लग रही है यार, जो हमने बोला आपसे कि जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जब मैंने आपसे बोला, तो मोनोसाइट जो यहाँ पर हैं और न्यूट्रोफिल्स, इनका काम क्या होता है, ये होते हैं CMI देने के, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब आपको मालूम होना चाहिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, क्योंकि आपका नीट का पेपर पास आ चुका है गाइस, ठीक है। साथ ही जो बेसोफिल्स होते हैं उनका एक बहुत यूनिक काम होता है कि ये सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, इन्फ्लामेटरी नेचर के होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के अंदर काम आते हैं, और क्या क्या रिलीज़ करते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन के अंदर रिलीज़ करते हैं ये। 0.5 से 1% इनका केवल क्या होता है, काउंट होता है। क्वेश्चंस मैं भी आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, चिंता मत करें यहाँ से। इओसिनोफिल्स 2 से 3% होते हैं, रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन, ठीक है। ये सब चीज़ें मतलब एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पर जो मेन आपका काम आएंगे वो कौन आएंगे आपके, ये ऐसे यही काम आएंगे। और क्या, चिंता मत करो, 4 मई से पहले मेरा टारगेट है 2024 का नीट का पेपर में आपको पूरी तरीके से एनालिसिस निकाल करके दूंगा मैं किसका बायो का, चिंता, ठीक है। इओसिनोफिल्स क्लियर है। बस अब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि भाई अगर तुम सब्सक्राइब करके तो मालूम कैसे पड़ेगा, ठीक है। लिम्फोसाइट कितने तरीके के होते हैं, बी और टी, 20 से 25% होते हैं, 6 से 8 कौन थे यार, मोनोसाइट थे, याद है भाई, काउंट याद रखना, मोनोसाइट 6 से 8 है, बी और टी लिम्फोसाइट 20 से 25 हैं, ये भाई साहब 60 से 65 हैं, कुछ याद ना रहे इनका जरूर याद रखना। ये जो बेसोफिल्स होती है 0.5 से 1% होती हैं, बल्कि 0.1 होती हैं, पर क्या कर सकते हैं, आपके NCERT 1 लिख रही है। इओसिनोफिल्स जो होती हैं वो कितनी हैं आपकी, इओसिनोफिल्स का काउंट दिया है क्या, हाँ दिया ना, 2 से 3%, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है सर, आगे बात समझना। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी को मेंटेन करना। अब प्लेटलेट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल देते हैं, कहाँ बनती हैं, बोन मैरो के अंदर बनती है, पर किस क्या होती हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। मैंने बताया किसके, मेगा कैरियोसाइट सेल होता है, उसके सेल फ्रेगमेंट दिख रहा है, ओके। कितनी होती है, 1.5 लाख से 3.5 लाख तक ये हमारे ब्लड में मिल सकती है। और ये वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज़ करती, जो क्लॉटिंग के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते, बताया मैंने आपको। और अगर भैया इनका रिडक्शन हो जाए नंबर के अंदर, तो ये क्या हो सकता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ ले जा सकता है, ठीक है। तो यार अभी तो ये बात हो गई, अब यार इससे रिलेटेड है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें, चलो सर देख लेते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देख लेते हैं क्या यार यहीं से आए हैं तो कहीं और से आए हैं, ये भी आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। चलो ठीक है, देखो अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन द ब्लड इन ह्यूमन, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि क्या है कि यार सबसे पहले सबसे ज़्यादा वाला आएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन होता है, एराइथ्रोसाइट्स होता है, फिर उसके साथ बोलें, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन है, एराइथ्रोसाइट है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, और प्लेटलेट्स हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ इओसिनोफिल्स है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे एराइथ्रोसाइट्स। फिर यार एराइथ्रोसाइट्स अगर यहाँ पर आ गए हमारे पास, तो अगला कौन आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो सर सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स। फिर अगले नंबर पर कौन आएंगे, न्यूट्रोफिल्स। फिर न्यूट्रोफिल्स के बाद 20 से 25% कौन, लिम्फोसाइट, पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो लिम्फोसाइट्स के बाद 20 से 25% क्या रहता था, कितना आपका 20 से 25%, 6 से 8, यानी कि आपके कौन आएंगे, मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट क्या आएंगे, इओसिनोफिल्स, और फिर आएंगे आपके कौन, एक और आएंगे प्लेटलेट। अच्छा एक सेकंड जॉब यार, एक सेकंड मैं दिमाग से निकल गई, प्लेटलेट्स पहले आएंगे, क्योंकि प्लेटलेट्स तो 1.5 से 3 लाख है, सॉरी वो प्लेटलेट्स है, वो न्यूट्रोफिल वो अलग चीज़ है, सॉरी प्लेटलेट्स आएंगे पहले आपके। चलो प्लेटलेट्स से न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, और मान लो चलो बेसोफिल्स भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता है, ठीक है। ये पूरा आपका सीक्वेंस रहने वाला है, क्लियर है गाइस।
चलो बहुत बढ़िया। ये रीनीट 2022 का क्वेश्चन था, इतना आसान सा, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन तो यार देखो जनरली यूँ ही हो जाते हैं, पर ठीक है, तब भी मेरा बताने का काम है। एक देखो, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देखना यहीं पर आ जाओ। बोल रहे कि बेसोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं टोटल WBCs में। इसमें आपको निकालना है, 5 स्टेटमेंट है, इसमें आपको निकालना है, ठीक है। बेसोफिल जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं। मैं बोला 0.5 से 1, मैं बोला 0.5 से बोली 0.1 तक होते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट हो गए क्या? गलत हो गया। तो यानी कि आपका जो ए ऑप्शन था वो गलत है। बी वाला देखते हैं। बी वाला बोल रहा है कि बेसोफिल सीक्रेट हिस्टामिन सेरोटोनिन पे, अरे बिल्कुल सही बात है सर, क्या रिलीज करते हैं। सी वाला बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी, अरे बताया था, हाँ सही है। बेसोफिल्स आर क्या किडनी शेप, यार ये जो होता है ना, ये सबसे बड़ा थोड़ा सा यहाँ पर लोचा है। देखो सुनो, न्यूक्लियस के अंदर मैं आपको बता दूँ कि क्या है। देखो भाई, जो आपका बेसोफिल होता है वो कैसा होता है, बाइलोब न्यूक्लियस होता है, पर किडनी शेप न्यूक्लियस स्पेशली आपको मोनोसाइट के अंदर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, मुझे नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ई वाला लिख रहा है बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, या बेसोफिल्स तो ग्रेन्युलोसाइट है, इतने सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रेन्यूल होते हैं इसके अंदर, तो BC सही है, करेक्ट ही पूछा था। एक सेकंड कुछ गलत हो गया। एक सेकंड बेसोफिल्स आर ए ग्रेन्युलोसाइट, सॉरी गलत है ना, ये तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ग्रेन्युल्स बी एंड सी वो गलत टिक लग गया ना, तो उसकी वजह से मैंने कहा अरे कैसे गलत हो गया, एकदम इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर से। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको जनरली यहाँ पर देखने के लिए मिले। अब यार हार्ट वाला जो क्वेश्चन पोर्शन है, मतलब जो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन वाला जो पोर्शन है आपका, उसमें अभी लास्ट पार्ट रह गया, वो है डिसीजेस, जो मैं आपसे कह रहा था कि वहाँ से इस साल क्वेश्चन मिल सकते हैं हमारे को। तो देखो भाई, सबसे पहला था हाइपरटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज याद कर लो भैया, 120 से 80 होती है। तो इंक्रीज्ड इन द स्टोलिक एंड डायस्टोलिक, मतलब 140-90 हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है बस। और ये कब? रेस्टिंग के केस में भैया, मान लो तुम एक्सरसाइज करते हो उसके बाद ना, और हाइपरटेंशन भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाई ब्लड प्रेशर से क्या हो सकता है यार? हाई ब्लड प्रेशर अगर होगा तो सबसे पहले आर्टेरियल डैमेज हो सकता है, आर्टरीज के अंदर डैमेज होगा। अच्छा एक शब्द एट्रियल एंड आर्टेरियल, बहुत अंतर है, कई बार लगता है एट्रियल डैमेज, नहीं आर्टेरियल डैमेज होगा, ठीक है। और साथ ही साथ कई तरीके के वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन और किडनी को भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी स्कैड, ये क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते थे, पापड़ी जम जाना, यानी कि ब्लड सप्लाई का ब्लॉक हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, यार प्रॉपर हार्ट को क्या नहीं हो पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो हार्ट का जो मस्कुलेचर है वो वीक रिस्पॉन्स शो कर रहा है। वीक रिस्पॉन्स शो करने का मतलब है कि हार्ट अटैक की कंडीशन बन गई है, और हार्ट अटैक की कंडीशन बन गई है तो भैया कैसे मालूम पड़ेगी? अरे एक दिन बंदा हैवी एक्सरसाइज करने के लिए गया, उसके चेस्ट में हो गया पेन अनबियरेबल, वो दिखाने गया डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर साहब को, उन्होंने कराया क्या? चलो उन्होंने क्या कराया वो तो खैर बात की बात है, इसी वगैरह से पता लग जाएगा। तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि पापड़ी जम गई है, वो दर्द को बोला एंजाइना उन्होंने, और डॉक्टर साहब ने बोला कि भैया ये क्या है, हार्ट अटैक की कंडीशन है। अब कहाँ ब्लॉक है? कोरोनरी आर्टरी के अंदर एक ब्लॉक आ गया है, क्लियर है भैया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ओके। और एक होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि जब बॉडी टिश्यूज़ तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। और ये कब हो सकता है? मान लो भाई किसी बंदा को गोली लगी तो उसकी लंग डैमेज हुई, लंग डैमेज होने की वजह से इंसान की मौत नहीं होती है, बल्कि खून प्रॉपर ना पहुंच पाने की वजह से, मतलब खून में प्रॉपर ऑक्सीजन ना पहुंच पाने की वजह से, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बॉडी टिश्यू होते हैं मरने लगते हैं। बॉडी टिश्यू अगर डाई होंगे तो हार्ट कहेगा कि मैं ज़िंदा रह करके क्या करूँगा, तो हार्ट हो जाता है फेल,
यानी कि जब हार्ट हो जाए फेल टू सप्लाई द प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वो ऑक्सीजन, ठीक है, तो बस तब होता है, या फिर मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड को वो नहीं कर पाए, पंप नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये इसका एक होता है। अब एक होता है कार्डियक अरेस्ट, सुन लो भाई, कार्डियक अरेस्ट, अचानक से हार्ट बीट का एकदम बंद हो जाना, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट। क्या सर नीट में कोई क्वेश्चन भी आया हुआ है इससे रिलेटेड अब तक? बिल्कुल भी आया हुआ है। नीट 2022 ओवरसीज का पेपर था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स लीडिंग टू द सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, दिस इज। अब यहाँ पर देखो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, कोरोनरी हार्ट डिसीज, एंजाइना पेक्टोरिस दोनों दे रखा है। पर जब भी आपको एक्यूट चेस्ट पेन देखने के लिए मिल जाए तो फिर आपको सिम्टम पर टिक करना है इनकी एंजाइना पेक्टोरिस, क्योंकि नीट जनरली फिर उसे कंसीडर करके चलता है, ठीक है। तो एक्यूट चेस्ट पेन दिखते ही आपको एंजाइना पेक्टोरिस टिक करना है। फिर यहाँ डिसीज़ तो एक्चुअली हार्ट फेलियर है, पर ठीक है क्या कर सकते हैं, नीट है तो नीट के अंदर भैया एनडीए वालों की बात मान लो तो बेटर है, क्लियर है। तो सिम्टम जो है उसी को टिक करना है आपको, सिम्टम जो है वो एक्यूट चेस्ट पेन, और आपको क्या टिक करना है, एंजाइना पेक्टोरिस ही टिक करना है, ठीक है। तो यही है इसके अंदर बस। तो यार यही है सेशन जिसके अंदर मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं गाइस, और इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने बिल्कुल एकदम तसल्ली से सारे आपको कराए हैं, बढ़िया तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। इसमें मेरा जो टारगेट था वो था कि मैं आपको इजी क्वेश्चंस भी कराऊं, मेजर टारगेट था कि पीवाईक्यूज़ मैं आपको कवर कराऊं, जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं कहूँ मेरा इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करने, एनसीईआरटी की थॉरो अंडरस्टैंडिंग, ये जो 3 चीज़ हैं एंड टाइम पर यही काम आएंगी, और एंड टाइम पर मैं आपको इसीलिए ऐसी वीडियोज़ बना करके दे रहा हूँ गाइस। तो आज हमने हार्ट की करी है, अब 2 दिन बाद आपकी उसकी भी वीडियो आ जाएगी, क्या नाम है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की भी। तो यार मेजरली मैं पूरा मतलब आपकी जो बायोलॉजी से कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पर 4 अप्रैल तक लग रहा है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या ना मतलब कि वीडियो इतनी लंबी शूट करने में टाइम जाता है, ठीक है गाइस। तो टिल देन गुड बाय गाइस, आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और भाई साथ ही साथ भाई अच्छे तरीके से देखो न्यूट्रिशन लो, जूसेस वगैरह लो, फ्रेश जूसेस लो, भाई आप लोगों को हेल्दी रहना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। लाइक कर देना भाई वीडियो को, अगर आपको मैं पसंद हूँ, मेरी वीडियोस पसंद है, शेयर एंड सब्सक्राइब भैया फैला दो, एकदम तहलका मचा दो भाई, बस आप लोग का तहलका मज़ा आ जाएगा भाई।